नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए, आपसे जुड़े हुए मुद्दों को समय समय पर उठाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़ जाएं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ेंगे जानकारियों की ओर। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, क्या एंट्री लेवल पे का फायदा सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरेरी नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन सबको लागू है? क्या सबको लागू है एंट्री लेवल पे? कितना समझते हैं आप एंट्री लेवल पे को? क्या है ये एंट्री लेवल पे? जिसमें 6,460, 8,560, 9,300 का फिक्सेशन होना था। आज समझेंगे इस वीडियो में कि क्या है माजरा। सबसे पहले मैं आपको PAOR का एक लेटर दिखाऊंगा, उस लेटर को पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बोर्ड में समझाता हूं कि क्या है एंट्री लेवल पे और किन किन को लागू है। चलिए देखते हैं लेटर। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख रहे हैं, जो कि PAOR कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा जारी किया गया लेटर है 10 अप्रैल 2024 का। यहां पर एंट्री लेवल पे से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी दी गई है। दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स को जानकारी नहीं होती कि एक्चुअल में है क्या, किसको लागू है एंट्री लेवल पे। तो यहां पर उसी बात का क्लैरिफिकेशन दिया गया है। यहां पर जैसे आप देख पा रहे, उपरोक्त विषय के अंतर्गत यह अवगत कराया जाता है कि नियम अनुसार एंट्री लेवल पे केवल डायरेक्ट रिक्रूट के केस में देय है, जबकि उक्त सैन्य कर्मी 8 अप्रैल 1987 को सिपाही के पद पर नियुक्त हुआ है तथा 5 फरवरी 2004 को प्रमोशन पाकर नायक बना है, जिस कारण से एंट्री लेवल पे सैन्य कर्मी को देय नहीं है। अतः उक्त सैन्य कर्मी का 1 जनवरी 2006 में किया गया पे फिक्सेशन नियम अनुसार सही है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बोर्ड में बढ़िया से समझाता हूं। चलिए, तो आप सबने अभी लेटर देखा दोस्तों, जिसमें PAOR ने यह बोला है कि नायक को तो एंट्री लेवल पे लागू नहीं है, और बिल्कुल सही बोला है। एंट्री लेवल पे, जैसे कि इसका नाम ही एंट्री लेवल पे है। एंट्री यानी कि आपका भर्ती से जुड़ा हुआ, आप जिस रैंक से भर्ती हुए थे 1 जनवरी 2006, यानी कि जिस दिन छठे पे कमीशन को इंप्लीमेंट किया गया था। हालांकि उसका डिक्लेरेशन अक्टूबर 2008 में हुआ था, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन का डेट था 1 जनवरी 2006। तो 1 जनवरी 2006 के डेट में आप उससे पहले के भर्ती थे, लेकिन उस दिन सर्विस में थे और उसी रैंक में थे जिस रैंक में आप भर्ती हुए थे। तो आपको एंट्री लेवल पे का फायदा लागू है। सबको लागू नहीं है, उनको लागू है जिनका फिक्सेशन इस अमाउंट से कम में हुआ था। यानी कि आप अगर सिपाही थे, 1 जनवरी 2006 के पहले के भर्ती थे, 1 जनवरी 2006 के डेट में भी सिपाही थे, और आपका फिक्सेशन बेसिक पे, पेंशन नहीं है ये, बेसिक पे अगर 6,460 से कम में हुआ तो आपको फायदा लागू है। आपका पेमेंट को 6,460 किया जाएगा और अभी तक का आपको पूरा एरियर दिया जाएगा, जो लाखों रुपए में भी जाएगा। दोस्तों, दूसरा, अगर आप हवलदार रैंक में भर्ती थे, जी हां, हवलदार रैंक में भर्ती थे, डायरेक्ट हवलदार जो होते हैं, जैसे मास्टर जी होते हैं, सर्वे हवलदार होते हैं, और आप 2006 के पहले के भर्ती थे, 1 जनवरी 2006 के डेट में आप हवलदार थे, और आपका फिक्सेशन छठे पे कमीशन में 8,560 से कम में हुआ था। आप सीधे नायब सूबेदार भर्ती थे, जो होते हैं पंडित जी होते हैं, उनमें से अगर आप नायब सूबेदार सीधे भर्ती थे, 2006 से पहले के भर्ती थे, और 1 जनवरी 2006 के डेट में भी उसी रैंक में थे, और आपका फिक्सेशन 9,300 से कम में हुआ था, तो सिर्फ उनको लागू है। नायक को लागू नहीं है, सूबेदार को लागू नहीं है, सूबेदार मेजर को लागू नहीं है, क्योंकि इन रैंकों में भर्तियां होती ही नहीं है। एंट्री लेवल पे, एंट्री से जुड़ा हुआ कई सारे जो है मीडिया हाउसेस से आपको सोशल मीडिया से पता चलता होगा कि नायक को भी लागू है, सूबेदार को भी लागू है, बताने के लिए कुछ भी बताया जाता है, लेकिन चूंकि इसका नाम ही एंट्री लेवल पे है, तो जिस रैंक में एंट्रियां होती हैं, भर्तियां होती हैं, उसी से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा और किसी को लागू नहीं है। अगर आपको यह बताए गए क्राइटेरिया में आप आते हैं, आपको एंट्री लेवल पे का फायदा नहीं मिला है, तो आपने आपके रिकॉर्ड ऑफिस से अप्रोच करना है, चाहे CP-ग्राम्स के जरिए कीजिए, चाहे लेटर लिख के कीजिए, चाहे ईमेल भेज के कीजिए। दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आपको एंट्री लेवल पे क्या है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, सो गए रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, पूरा स्टाफ और माननीय रक्षा मंत्री जी, जी हां, क्यों बोल रहा हूं आगे समझते हैं।
एज क्यों जगा सके तो जगा ले, इससे पहले कि देर हो जाए। आर्मी हेडक्वार्टर को बोल रहा हूं मैं कि आप जगा दीजिए, क्योंकि स्पर्श में जो खामियां आए दिन आ रहे हैं उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। रक्षा मंत्रालय के किसी भी अधिकारी का भी ध्यान नहीं है, माननीय रक्षा मंत्री जी का भी नहीं है। आज तक स्पर्श की कमियों को लेकर कोई एक शब्द दो शब्द कहते हुए बड़े लोगों को नहीं देखा गया है। आए दिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स स्पर्श के अंदर पेंशनर्स की देखी जा रही हैं। किसी का स्पेशल फैमिली पेंशन था, उसको नॉर्मल रेट में शुरू कर दिया स्पर्श माइग्रेशन होने के बाद। कोई डिसेबिलिटी पेंशन लेता था जिसमें डिसेबिलिटी और सर्विस एलिमेंट दोनों था, स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, उनका पेंशन डिसेबिलिटी वाला गुम ही हो गया, डिसेबिलिटी एलिमेंट ही नहीं है, अभी सिर्फ सर्विस एलिमेंट मिलता है। जिनको सीपीपीसी ने बकायदा OROP2 का रिवीजन करके पेंशन में बढ़ोतरी कर दिया था, स्पर्श में माइग्रेशन हुआ, वही OROP2 से पहले वाला पेंशन मिलना शुरू हो गया। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो कहीं ना कहीं माननीय रक्षा मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है। पर्सनली आपका दायित्व बनता है, रक्षा मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी साहब हैं DSW के, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। और आर्मी हेडक्वार्टर से मेरी खास दरख्वास्त है कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। स्पर्श में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए संज्ञान लेते हुए बड़े कार्रवाई करने की जरूरत है। स्पर्श में किस तरीके से डाटा को सही किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, और स्पर्श से रिलेटेड जो पेंशनर्स का प्रॉब्लम जाने से त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए मैं एक लेटर दिखा के समझाता हूं। दोस्तों सिग्नल रिकॉर्ड का ये लेटर है और ये लेटर बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। दोस्तों कहीं ना कहीं स्पर्श को आईना दिखाने का काम रिकॉर्ड ऑफिस ने इस लेटर के जरिए किया है। अब देखिए यहां पर जो तो 2 नंबर पैराग्राफ में लिखी हुई बात पहले मैं बताता हूं आपको, उसके बाद समझाता हूं कि मसला क्या है। काइंडली क्रेडिट द एरियर्स ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर फलाना फलाना हवलदार सोमनिंग बालगे टू हिज बैंक अकाउंट एज रिक्वेस्टेड बाय सर्विस रिक्वेस्ट नंबर सो एंड सो। ये है, इसका मतलब है रिकॉर्ड ऑफिस PCDS स्पर्श को ये बोल रहा है कि पेंशनर का डिसेबिलिटी एलिमेंट का एरियर और साथ ही साथ इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट भी जो है उनके अकाउंट में आप क्रेडिट कर दीजिए। क्योंकि ये मसला जो है दोस्तों 1993 से पेंशनर को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा था जिसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट दोनों मिलते थे। अब जैसे उनका माइग्रेशन 2023 में स्पर्श में हो गया, उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट बंद हो गया, सिर्फ सर्विस एलिमेंट कंटिन्यू रहा। इसको लेकर के पेंशनर ने ग्रीवेंस डाले, ग्रीवेंस के ऊपर रिकॉर्ड ऑफिस तो जाग गया। रिकॉर्ड ऑफिस ने कई बार पेंशनर का इस ग्रीवेंस को PCDA को भेजा, CP ग्राम्स में डाले गए ग्रीवेंस को और स्पर्श में डाले गए रिक्वेस्ट ID को भी रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से तो स्पर्श को भेजा गया, लेकिन स्पर्श की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिस पर रिकॉर्ड ऑफिस ने अब की बार स्पर्श को यह बोला है कि आप डिसेबिलिटी एलिमेंट का एरियर तो क्रेडिट कर दीजिए, साथ ही साथ आप इंटरेस्ट भी पेंशनर को दीजिए, क्योंकि आपने बेकार में बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के पेंशनर को उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट रोक करके परेशान किया है और इस वजह से आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ऑफिस का यह लेटर स्पर्श की आंख खोलने वाला और स्पर्श को आईना दिखाने वाला लेटर है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि लेटर में साफ साफ हो रहा है, रिकॉर्ड ऑफिस PCDA को बोल रहा है कि आपने डिसेबिलिटी एलिमेंट को बदल करके स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद जो है सर्विस एलिमेंट कर दिया, सिर्फ सर्विस एलिमेंट उनको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। सोने से नहीं चलेगा, आपको जागना पड़ेगा और स्पर्श को भी जगाना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, तभी पेंशनर्स की समस्याएं समाधान हो सकती हैं। हम केवल आवाज उठा सकते हैं, हम केवल आपको बता सकते हैं, हमारे पास जो खामियां आती हैं उनको आपको दिखा सकते हैं। इसके अलावा हम जाकर के PCDA में नहीं कर सकते, करना डिफेंस मिनिस्ट्री ने ही है, करना पड़ेगा, कीजिए प्लीज। भरोसा पेंशनर्स का उठता जा रहा है स्पर्श के ऊपर से। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, क्या भारत सरकार पूरा करेगी अपना वादा? क्या सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने आश्वासन के हिसाब से मिलेगा OROP? दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला था OROP2 के ऊपर, तो उस केस का जो फाइनल जजमेंट आया था, वहां पर जजमेंट के कॉपी में यह लिखा हुआ था कि अटॉर्नी जनरल साहब ने यह बिल्कुल बताया है कि इस देरी की वजह से अगला इक्वलाइजेशन में कोई देरी नहीं होगी। अगला इक्वलाइजेशन यानी कि जुलाई 2024 से मिलने वाला OROP3। तो क्या भारत सरकार अपने वादे के मुताबिक हर 5 साल में OROP रिवीजन वाला अपना कंडीशन को सामने रखते हुए, आगे रखते हुए, क्या जुलाई 2024 में OROP3 को लागू करेगी? क्योंकि अब ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि 2023 के जो पेंशनर हैं वो स्पर्श से ही पेंशन लेके आउट हुए हैं, तो स्पर्श के डाटाबेस से एवरेज पेंशन निकालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
तो अभी से काम शुरू कर दिया जाना चाहिए ताकि समय से OROP3 को लागू किया जा सके। ये दरख्वास्त है हमारी सरकार से, ताकि समय से OROP3 को लागू किया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियां और अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।